बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से अगला पाठ 3 हिमालय की बेटियां नामक निबंध पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत व उससे निकलने वाली नदियों का सुंदर चित्रण किया है व उसकी जानकारी हमें प्रदान की है। निबंध के लेखक वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं व इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 30 जून 1911 ग्राम तरोनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। इनके पिता किसान थे और उसके अतिरिक्त पुरोहित का काम भी वे करते थे। इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में प्राप्त की और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे: रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ, नई पोद, वरुण के बेटे, बलचनमा, दुखमोचन आदि। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है: कथा मंजरी भाग 1, भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियां, कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली व युगधारा है। नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी रचना नग्न गाछ के लिए मिला था। साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में भी नामांकित कर इन्हें सम्मानित किया। पाठ का माइंड मैप इस प्रकार से है: हिमालय की बेटियां में हम विशेषण शब्द, समानता वाले शब्द, सार्थक शब्द, नए शब्द व मानव संबंधी नाम की जानकारी पाएंगे। मानव संबंधी नाम अर्थात लेखक ने पाठ में नदियों को बेटियां कहा है और हिमालय को उनका पिता बताया है, समुद्र को उनका प्रेमी बताया है। आगे हम पाठ सारांश में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अतः पाठ को चित्र के माध्यम से व सारांश के माध्यम से हम समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत एवं उसकी नदियों का मानवीकरण किया है। लेखक कहते हैं कि जब तक उन्होंने नदियों को उनके उद्गम स्थान अर्थात पहाड़ों पर नहीं देखा था, तब तक वे उन्हें एक सुसंस्कृत महिला की तरह शांत और गंभीर लगती थी। पर जब वे इन नदियों के जल में स्नान करते हैं तो उन्हें अपनी माँ, दादी या मामी की गोद जैसा सुख प्राप्त होता था। पर जब लेखक कहते हैं कि जब वे हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने वहां पर इन नदियों को देखा तो उन्हें वहां पर इन नदियों का एक अलग ही रूप देखने को मिला। हिमालय पर्वत पर इन नदियों की धारा बहुत ही पतली और वेग से बहती, उछलती, कूदती दिखाई दी। वे हैरान हो गए कि इन नदियों का उल्लास मैदान में जाकर कहाँ गायब हो गया। इन नदियों की चंचल लीलाओं को उन्होंने बाल लीला का नाम दिया है, जो ये पहाड़ी पर ही दर्शाती हैं। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि नदियां जब पर्वतों से बहती हैं तो वे एक बालिका के रूप में होती हैं, उछलती कूदती हुई पतली धार के रूप में पर्वतों से अर्थात हिमालय से आती हैं और बाद में ये नदियां मैदानों में आकर बड़े रूप में अर्थात बालिका से एक महिला के रूप में आ जाती हैं और शांत हो जाती हैं, धीर गंभीर हो जाती हैं। आगे लेखक ने कहा है कि उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों
घाटियों पर्वतों के ऊपर का समतल भाग इन नदियों का लीला स्थल बताया है। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के वनों को वह स्थान बताया है जहां ये अपने उद्गम को याद करती होंगी। आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता है, लेकिन वे कभी इसे दिखाता नहीं है, दर्शाता नहीं है, वो हमेशा मौन ही रहता है। अगले भाग में लेखक ने बताया कि इन नदियों का निर्माण करता और कोई नहीं, स्वयं हिमालय पर्वत ही है और हिमकणों ने ही पिघलकर जल का रूप लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय के बर्फ से पिघलकर ही इन नदियों का निर्माण हुआ है। लेखक ने यहाँ पर प्रमुखतः सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों, महानदियों, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिश, गंगा, यमुना आदि छोटी बड़ी नदियों का जिक्र किया है। वे विस्मय से कहते हैं कि जिन्होंने नदियों का मैदानी रूप देखा है, वे इनके बाल रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते जब ये पहाड़ों से बहती हुई आती हैं। आगे वे समुद्र के भाग्य की सराहना करते हैं जिसे इन श्रेष्ठ नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे बेझिझक हिमालय को नदियों का पिता होने के नाते समुद्र का ससुर व समुद्र को हिमालय का दामाद कहते हैं। अंत में उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल से ही मानवीकरण की यह प्रथा चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण कर यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है। उन्होंने बादल से बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देने की बात भी कही थी। लेखक कहते हैं कि महाकवि कालिदास को ये नदियां सजीव मानवों के रूप में शायद ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसी कारण उन्होंने प्राचीन युग में ही इनका मानवीकरण किया होगा। वे कहते हैं कि नदियों को कोई भी उनके इस बहते रूप के कारण निर्जीव नहीं कह पाएगा। अंत में काका कालेलकर के मतानुसार नदियों को लोकमाता बताया गया है। लोकमाता इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि नदियां हम मनुष्यों के साथ साथ इस प्रकृति के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सभी का पोषण करती है। इसलिए जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उन्हें पोषित करती है, उसी प्रकार नदियां भी हम सभी का पोषण करती, इसलिए वे लोक माता हैं। लोक माता अर्थात पूरे लोक की माता। किंतु साथ ही लेखक ने इन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन का रूप भी दिया है, जैसा कि अन्य कवियों ने भी दिया है। वे आगे बताते हैं कि एक बार जब वे तिब्बत में बीमार पड़ गए थे, तब सतलुज नदी के नदी के जल में पैर डालकर बैठने के कुछ देर बाद वे अपनी बीमारी को भूल गए थे और खुद को तंदुरुस्त महसूस करने लगे। प्रसन्न होकर गाने लगे कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारे स्पर्श से मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो तथा वे तुम्हारे पिता हैं, किंतु वे हमेशा शांत रहते हैं, वे तुम्हारे लिए चिंतित होते हैं। वह प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर एक अनोखी छाप है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। आगे लेखक इन पंक्तियों को कविता के माध्यम से लिखते हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन
हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आगे इस पाठ का उद्देश्य इस प्रकार से है। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उनके उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तित होने वाले पल के रूप से हमें परिचित करवाया है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां, सागर को उनका प्रेमी माना है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं, अर्थात हिमालय की बर्फ की बूंदों से ही इन नदियों का निर्माण होता है। साथ ही हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें नदियों की पवित्रता व स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन नदियों को प्रदूषण से बचाएं व नदियों के जल को संरक्षित करें। यही हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आपको यह निबंध बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।